तो हाय फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं अभी? देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म। और आपको पता है मैग्नेटिज्म का ये कौन सा लेक्चर होने वाला है? ये मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4, मतलब पार्ट 4 है ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट नंबर ये 04 है। और देखिए आप सोचते होंगे कि सोचे होंगे कि ये 3 पार्ट कहाँ गया। तो देखिए, आपको अगर 3 पार्ट की जानकारी चाहिए तो आप जाइए मेरे चैनल पे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड देखिए। देखिए अब पार्ट 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 फर्स्ट में क्या है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं पार्ट फर्स्ट में मैंने, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या हुआ है? देखिए सेकेंड पार्ट में मैंने आपको कराया है क्या पता है? उसमें कराया है मैंने कि डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और थर्ड पार्ट में आपको कराया है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 4 है, पार्ट 4 है, तो स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 4। इसमें आपको पढ़ाएंगे कूलम्ब्स लॉ। आप मैग्नेटिज्म, आप इलेक्ट्रोसिस्टम में कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म का कूलम्ब्स लॉ बताएंगे, गॉस लॉ बताएंगे मैग्नेटिज्म का, लेंज लॉ क्या बताएंगे, और फैराडेज लॉ बताएंगे, ठीक है। उसके पहले आपका काम है यस। यस मीन्स सब्सक्राइब, ठीक है फ्रेंड्स। यस मीन्स सब्सक्राइब करना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। देखिए जिस तरह से आपने अभी, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका था कि जो फोर्स होता था कूलम्ब्स लॉ का, होता था K Q1 Q2/r²। ये क्या था? ये आपका था कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। इसका फॉर्मूला मैग्नेटोस्टैटिक्स में चेंज होगा। क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू हो जाता है μ0/4π। वहाँ K कांस्टेंट था, यहाँ पे μ0/4π जिसका वैल्यू 10⁻⁻7 होता है, याद रखिएगा। μ0/4π और यहाँ पे m1m2/r², ठीक है। और अगर आप डाइपोल मोमेंट का अगर पिछला लेक्चर पढ़े होंगे तो मैंने बताया था कि जो m1 होता है, m2 होता है, ये क्या होते हैं? पोल स्ट्रेंथ होते हैं। क्या होते हैं? पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन पोल्स ऑफ टू मैग्नेट। देखिए जब टू मैग्नेटिक, यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है, यहाँ पे दूसरा मैग्नेट रखा है, तो जब इनके पोल्स के बिटवीन जो फोर्स लगता है उसका जो फार्मूला है उसी को बोलते हैं कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या लिखा है, F इज इक्वल टू μ0/4π m1m2/r², ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका अच्छे से। F इज इक्वल टू क्या है, μ0/4π m1, दोनों m1 m2 क्या है? पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब पिछले लेक्चर में मैंने बताया पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, यही है आपका कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। देखिए क्या है कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, एक बार फिर लिख देता हूँ। F इज इक्वल टू होता है μ0/4π, ठीक है, m1m2/r², ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। और m1 m2 यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, क्या है? पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैं एक और अच्छे तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो फोर्स होता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में वो पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेकिन फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। जब मैग्नेटोस्टैटिक्स में इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या पाएंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स में इसका फॉर्मूला हो जाएगा F इज m1m2/r², ठीक है। ये तो होता था ग्रेविटेशन में भी, लेकिन अगर मैग्नेटोस्टैटिक्स केस में देखेंगे तो यहाँ पे बी लगा देंगे, यहाँ पे एफ बी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा एमओ। यहाँ पे ये है, ये साइन हटेगी तो क्या आएगा, अगर इस साइन को हम हटा दें तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का नाम है μ0/4π। μ0/4π यहाँ लिख देंगे तो आ जाएगा। चलिए तो एक बार फिर से लिख देते हैं हम आपके लिए। एफ इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π, और क्या था, m1 m2 जो कि पोल स्ट्रेंथ है r², ठीक है फ्रेंड्स। चलिए गॉस लॉ देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे होंगे तो कुछ इस तरह आता है, ई डी ए, ठीक है, ई डी ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ई डी ए इज इक्वल टू जीरो। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगा बी डी ए, ठीक है, बी डी ए इज इक्वल टू जीरो। और फाई भी क्या होता है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, वहाँ पे फाई ई होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं क्या है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक। ये होता है फाई बी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं इसे। फाई बी बराबर होता है, किसके बराबर होता है ये होता है, ये देखिए जो सर्किल बना है इसका मतलब है क्लोज्ड लूप। इस सर्किल का मतलब है क्लोज लूप्ड, ये किसी क्लोज्ड लूप के लिए लागू होता है, ठीक है। तो बी वेक्टर, दोनों एरिया भी वेक्टर होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर होता है, ये जीरो होगा, मतलब बी डी ए जीरो होता है। और बी डी ए क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और देखिए
ये जीरो कैसे दर्शाया गया है, देखिए आप अगर ध्यान दिए होंगे पिछले लेक्चर में, तो उसमें डायपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिक डायपोल सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसका दो पोल होते हैं, एक को प्लस लेते हैं एक को माइनस लेते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे वो लागू करें, इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे म्यू नॉट एम हो जाएगा, एक प्लस लेंगे और म्यू नॉट माइनस एम लेंगे एक, ठीक है। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एम और यहाँ प्लस माइनस माइनस म्यू नॉट एम, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है फ्रेंड। तो वहाँ पे ईडीए क्या होता था, जीरो, यहाँ पे बीडीए जीरो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, क्लोज लूप के लिए। चलिए लेंज ला देखते हैं हम, लेंज ला। तो लेंज ला क्या होता है, देखिए लेंज ला ये बोलता है, ये ना बहुत धोखेबाज होता है, ठीक है। ये जहाँ से पैदा होता है उसी को मारता है, ठीक है। ये बहुत धोखेबाज ला है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको धोखेबाज ला नाम से आप लोग याद रखिएगा। तो लेंज ला क्या होता है, इसका ये कहानी है कि जहाँ से ये पैदा होगा ये उसी को मारेगा, ठीक है। चलिए देखिए इसका क्या है, ये बोल रहा है ये द डायरेक्शन ऑफ करेंट और पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, मतलब ला कहता है कि जो डायरेक्शन होगा करंट का जब इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब करंट और पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह होगा कि जहां से वो उत्पन्न होगा, मतलब फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन ओपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। मतलब क्या बोला, फिर से पढ़िए, द डायरेक्शन ऑफ करेंट पोलरिटी एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चेंज ऑफ फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। मतलब जिस चेंज से चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से ये पैदा हो रहा है ये उसी फ्लक्स को अपोज करता है, मतलब उसको अपोज करता है, रिपेल करता है, उससे दूर जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया। लेंज ला ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह होगा कि जिस इसीलिए मैंने वहां बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किसके द्वारा किस के द्वारा निकाला जा सकता है, जब 30 क्वेश्चन कराए थे तो वहां पे एक लेंज ला था, एक राइट हैंड फ्लेमिंग का रूल था, ठीक है। तो चलिए, तो लेंज ला के डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इससे डायरेक्शन इस प्रकार पता चलेगा कि जहां जिस फ्लक्स के चेंज ऑफ फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, जो फ्लक्स में चेंज हो, देखो जब फ्लक्स में चेंज होगा, जब फाई में चेंज होगा तभी ईएमएफ जनरेट होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इसका अगला जस्ट पॉइंट रहेगा आपका फैराडेज लॉ, वहाँ पे है। मतलब ईएमएफ इंड्यूस तभी होगा सर्किट में, क्लोज सर्किट में, जब फ्लक्स चेंज होगा, तो समझे, जब फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो लेंज लॉ ये कहता है जिस फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसी फ्लक्स को वो अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज, मतलब उससे दूर भागेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। ये रहा आपका लेंज लॉ। चलिए फैराडेज लॉ, इसी का मैं आपको जिक्र कर रहा था। देखिए फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए दो लॉ दिए थे, एक होता है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्या बोल रहा है, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द क्लोज सर्किट चेंजेस द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सर्किट। मान लीजिए एक क्लोज सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो गया, पहले फाई था अब फाई वन हो गया, ठीक है, फाई से फाई वन हो गया। मतलब जब चेंज हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, जब चेंज हो गया सर्किट में, तो उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसको, लेकिन असल में फोर्स नहीं होता है, ईएमएफ का मैंने लेक्चर डाल चुका हूँ। तो मतलब ईएमएफ एक तरह का वोल्टेज होता है, ईएमएफ एक तरह का वोल्टेज था, ऐसे मान सकते हैं। मतलब जब चेंज इन फ्लक्स होगा फाई से फाई वन, तो उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। ये फराडे ने अपना पहला लॉ बताया था कि जब किसी भी क्लोज सर्किट में वहाँ पे फाई का चेंज होगा, मतलब जब वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दूसरा नियम ये बोलते हैं, ये कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ रहेगा सर्किट में, उसका जो मैग्नीट्यूड, जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा बताइए, किसी का रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए dt से डिवाइड करते हैं, तो बताइए फाई था, तो अगर फाई का रेट ऑफ चेंज निकालना होगा तो डी फाई बाई डी टी करेंगे। अच्छा कॉमन सेंस बताइए कि अगर यहाँ पे x है ना, तो अब बताइए कि अगर x का रेट ऑफ चेंज निकालना होगा तो dx बाई dt होता था, और dx बाई dt को ही वेलोसिटी बोलते थे, ठीक है, ये हो गया। लेकिन देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड लॉ बोल रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकला है सर्किट में, क्लोज सर्किट से, जब फाई चेंज हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, तो जो ईएमएफ होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, मतलब डी फाई बाई डी टी। क्या, डी फाई बाई डी टी, समझ में आया, डी फाई बाई डी टी,
डी फाई बाई डी टी। असल में ये माइनस में होगा क्योंकि अपोज कर रहा है ना, जहां से जिस फ्लक्स के चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसी फ्लक्स को ये अपोज कर रहा है, यही तो लेंज ने बताया था। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्म है ये, मतलब जिस मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब देखते हैं इसका कि इसका मैथमेटिकली एक अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो देखिए मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, तो ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ई से। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डी फाई बाई डी टी। और लेंज ने बताया था ये अपोज करता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है, ये अपोज करता है। यही हो गया मैथमेटिकल फॉर्म। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक एन कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, एन कांस्टेंट आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो गया फैराडेज सेकेंड ला, ठीक है। तो मैंने इस लेक्चर में आपको क्या क्या बताया, थैंक यू आ गया, मतलब आपको धन्यवाद बोल रहा है ना। तो ये पीडीएफ जानकार है, आपको धन्यवाद बोलता है हमेशा, ठीक है। चलिए तो क्या बोल रहा है आपको, तो देखिए आपने कुलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी देख लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जो कि पोल स्ट्रेंथ है। उसके बाद आपने देखा कि क्लोज लूप यहाँ पे सर्किल बना था, बी डी ए वेक्टर था जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जो क्या होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती थी, ठीक है। लेंज लॉ क्या बताता है, जिस फ्लक्स ने उसे पैदा किया उसी फ्लक्स को अपोज करेगा, ठीक है, ये बताता है। और उसके बाद आपने फैराडेज लॉ क्या देखा, पहला जो था वो था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से फाई 1 चेंज हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा सर्किट में, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और क्या बताया था, ये बता रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा डी फाई बाई डी टी के, नेगेटिव इस लगा है क्योंकि वो अपोज करता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो आशा करते हैं चारों लॉ आपको समझ में आया होगा। चलिए ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपका काम है यस, क्या काम है, एस, एस मीन सब्सक्राइब, ठीक है फ्रेंड, एस मीन सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए थैंक यू।